में ही बात रखना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि हम हिंदी को थोपने के खिलाफ है, हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हिंदी साहित्य के खिलाफ नहीं है, और हमारे देश में कोई भी भाषा के खिलाफ हम नहीं हैं, हम सारे भाषा के पक्ष में हैं। ये बताना सबसे पहले, और ये इस बात को क्लैरिफाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर आयशा किदवई जो काफ़ी सारे विस्तार पूर्वक जो है हमारे देश का संविधान से लेके आज़ादी का आंदोलन से लेके इसका परिप्रेक्ष्य जो है आपके सामने रखा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर और दोहराने की कोई ज़रूरत है। 3-4 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जब से पिछले 3 साल से जब से ये सरकार आई है, तब से हमारा देश का जो संविधान है, हमारा देश का जो ढांचा है, हमारा देश का जो विभिन्नता में एकता का जो आधार है, जिसके बलबूते पे जो है इतना दिन तक जो है हमारा देश इकट्ठा रहा, उसको बहुत सुनियोजित ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो है उस पे वार हो रही है, लगातार वार हो रही है, और उसका इतने सारे मिसाल अभी पिछले 3 साल में जमा हो गए हैं कि उसको दोहरा के मैं और लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों में भारत के अलग अलग हिस्से में 6 लोगों का सिर्फ इसीलिए जान गया है कि कुछ लोग अभी इंसानों से गाय का जिंदगी का कीमत जो है हमारे देश में ज़्यादा समझ लिए हैं। इसलिए जो है निहत्थे लोग, innocent people who have absolutely committed no crime whatsoever, just because they belong to a certain community and just because they do not subscribe to a very narrow chauvinistic view of what our country and its culture is, इसीलिए उनको जो है दिन दहाड़े पकड़ के पीट पाट के जो है मार दिया जा रहा है। हमको ये जो 31 मार्च को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया ये हिंदी भाषा को लेके, इसी संदर्भ में इसको देखने की ज़रूरत है। हमारे देश में आज़ादी का संघर्ष से लेके संविधान बनने का समय, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना, या उसके बाद में भी आधुनिक भारत जो निर्माण हुआ, उसमें जितने सारे भावनाओं थे, जितने सारे स्लोगन्स थे, वो रिजेक्ट हुए थे। जितने सारे भावनाएं थे, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग जो आज़ादी के संघर्ष लड़े, ज़्यादातर लोग जो हमारे देश का संविधान बनाए, उन्होंने उन तमाम जो स्लोगन थे, जो डिवाइसिव स्लोगन थे, उन तमाम आइडियाज़ थे, जो रिग्रेसिव आइडियाज़ थे, जो हमारे समाज को पीछे ले जाना चाहता था, जिसको रिजेक्ट करके हमारा आधुनिक भारत का निर्माण का काम शुरू हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तहत जो है उन तमाम स्लोगन्स और उन तमाम आइडियाज़ को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है, और हमारे देश का संविधान को जो है तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देने की प्रक्रिया जो है चल रही है। आज हमारे देश का संविधान भारत के 22 भाषाओं को, जिसको प्रोफेसर किदवई ने जिक्र किया, 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता देती है। हमारा देश का जातीय या राष्ट्रीय भाषा के तहत जो है कोई एक भाषा को किसी का अधिकार नहीं है किसी के ऊपर थोपने का। ये लोग क्या जो है ऑर्डर निकाल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हर सीबीएसई स्कूल में जो है हिंदी कंपलसरी जो है करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले केरला में केरल का सरकार मलयालम को कंपलसरी किया है। अब केरल में तमाम सीबीएसई स्कूलों का दिमाग खराब हो गया कि भाई कितने कंपलसरी लैंग्वेजेस जो है करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, तो पूरा एकेडमिक करिकुलम लेके जो है एक क्योटिक सिचुएशन जो है बना हुआ है। कभी भी आप कोई चीज़ को थोपने का कोशिश करेंगे तो लोग जो है कभी अंदर से उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। हिंदी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी पहले हिंदी में बात नहीं कर पाता था। ऐसा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मेरा सौभाग्य हुआ, तो यहाँ पे बातचीत करते करते हिंदी सीखा हुआ और आज थोड़ा बहुत हिंदी जो है बोल लेता हूँ। तो ऐसे जो है अंदर से जब चाहत आती है तब लोग सीखते हैं। लेकिन आप स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती अगर थोपने की कोशिश करेंगे, भाषण देना है तो सिर्फ हिंदी में भाषण देना पड़ेगा। रेलवे टिकट में, एयर इंडिया टिकट में सिर्फ हिंदी में लिखा होगा। अरे भाई, जिसको हिंदी नहीं पता है वो तो फ्लाइट मिस करते रहेंगे, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये पूरा देश भर में जिस तरीके का एक क्योस
जो है पैदा करने की बात हो रही है। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत स्वागत है, ये विरोध होनी चाहिए। और जेएनयू ये कैंपस है जो सटीक कारणों से ये विरोध कर रही है, क्योंकि हमारा देश का जो डाइवर्सिटी है, जो प्लुरलिज्म है, उसको जेएनयू सबसे बेहतर तरीके से इस दिल्ली शहर में जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इनके आंख में हमेशा जेएनयू एक कीड़े की तरह है। वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनका हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है, जो नारा को आज़ादी का संघर्ष ने नकारा था, जिस नारा को हमारे देश के संविधान ने नकारा था, आज भी लेकिन उस नारा को वो लोग थोपने का कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ बहुत स्वाभाविक कारण से जेएनयू में जो है ये विरोध हो रहा है। और ये विरोध के बारे में मैं दो बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, और इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, मुझे पता नहीं आप लोगों में कुछ लोग देखे होंगे, अल जजीरा का जो टीवी चैनल है, वहाँ एक डिबेट हो रहा था, जैसे डिबेट होता है टीवी चैनल्स में शाम को। तो उसमें जो कुछ दिन पहले बहुत दुखद घटना हुई थी कि अफ्रीकन नेशनल्स थे, यंग लोग थे, कुछ वहाँ पे समस्या हुई नोएडा में लोकल लोगों की, कोई लड़का गुम हो गया, इस तरीके का कुछ हादसा हुआ था। और उसमें इतने ज़्यादा उसमें तनाव बढ़ा और इतना शक हुआ कि अफ्रीकन्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं करके इतना ज़्यादा वहाँ जो र्यूमर मॉन्गरिंग जो है हुआ है। आपको पता होगा कि आज के तारीख में हमारे देश में बहुत हद तक ये सरकार जो है देश को जो है सिर्फ अफवाह फैला के जो है चला रहे हैं। र्यूमर मॉन्गरिंग चल रहा है सरकार की द्वारा और रूलिंग पार्टी के द्वारा, जो है राइट्स हो रहे हैं र्यूमर्स के चलते। और ये नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है ये र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए, व्हाट्सएप का, फेसबुक और तमाम तरह का दूसरे सोशल मीडिया का। तो उसी तरीके का र्यूमर मॉन्गरिंग हुई और एक मोबिलाइजेशन करके उन लड़कों को, अफ्रीकन नेशनल्स को बहुत बेरहमी से जो है उनके साथ अत्याचार हुई, मारपिटाई हुई। उसके बाद जो है उसका डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हुए। सारे अफ्रीकन नेशन के जो यहाँ के एम्बेसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग साथ मिलके भारत के सरकार को बताए कि ये क्या हो रहा है, ये तो सीधे सीधे जो है रेसिज्म है और इंडिया में हमको ये रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। जबकि हमारा देश का क्या इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई हुआ, सबसे बड़ा आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम के खिलाफ बहुत ऐतिहासिक संघर्ष हुआ नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में। तो इंडिया जो है हमेशा अपार्थाइड के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ जो है खड़ा रहा। उस देश में, गांधी जी के देश में आज जो इस तरीके से अफ्रीकन नेशनल्स के साथ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर अल जजीरा में एक इवनिंग डिस्कशन हो रहा था और आरएसएस का एक भाई साहब जो है, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है तरुण विजय, वो जो है एक और इंडियन पैनलिस्ट के साथ जो है बहसा-बहसी कर रहे थे। और वो पैनलिस्ट का मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि इस तरीके से रेशियल अटैक्स जो है इंडिया में हो रहे हैं। तो अंग्रेजी में वो बोल रहे थे, काउंटर कर रहे थे तरुण विजय जी, और बोल रहे थे कि व्हाट आर यू सेइंग, वी आर रेसिस्ट, नो वी आर नॉट रेसिस्ट, हाउ कैन यू से वी आर रेसिस्ट, यू नो वी हैव सो मेनी ब्लैक पीपल अराउंड अस, लुक एट तमिल्स, लुक एट मलयालम, यू नो, लुक एट आंध्रा, look at Telangana, there are so many black people, we live together with black people, how can you call us racist? बहुत लोग इस पे बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं, वो क्षमा भी मांगे अगले दिन में। लेकिन मैं जिस बात के तरफ आप लोगों का सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इसमें तरुण विजय जी जो वी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वी कौन है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। When Tarun Vijay says that we have lived with black people in this country, Malayalam and Tamils and Telugus and you know, तो we कौन है भाई? आप हैं कौन? आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है क्या? आप घोड़ा चढ़ के आए थे क्या आर्यंस के साथ में? आप कौन है? आप वेजिटेरियन है क्या? आप किसके भी आप पे बात कर रहे हैं? ये वी कौन है? और वी जो भी हो वो वी इंडियन नहीं है। इंडिया के और इंडियन सिटीजन्स के लिए बात करने का कोई भी राइट आपका नहीं है, क्योंकि आप दूसरे इंडियन सिटीजन्स जैसे केरल के नागरिक हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं, तेलंगाना के नागरिक हैं, तमिलनाडु के नागरिक हैं, या कोई भी कहीं का भी नागरिक, आप जानते हैं हम लोग मिक्स्ड रेस है, कोई एक रेस नहीं है हमारे देश में, अलग अलग रेस है, मंगोलॉयड रेस है, द्रविडियंस है, अलग अलग तरीके का है। और इसीलिए आधुनिक भारत का निर्माण यूनिटी इन डाइवर्सिटी छोड़ के और किसी भी आधार पे जो है नहीं हो सकता है। और इसका जो सोच है
इन लोगों का, वो उनका आरएसएस का आइडियोलॉजी जो उसका भंडाफोड़ कर दिया है इंटरनेशनल टीवी चैनल में, ये बोल के कि वी हैव बीन लिविंग विद देम। तो ये उनका दिमाग में जो है भरा हुआ है, और ये जो मानसिकता है इसी के तहत इस हिंदी को जो है जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इसका बढ़ चढ़ कर विरोध होना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग में बहुत सारे इतिहास के छात्र होंगे। क्या इतिहास है हमारा इस सब कॉन्टिनेंट का? ये सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट भी था यहाँ के लोगों का, आधुनिक जो समय है उसमें, कि हम सब इकट्ठा मिलके जो है हमारे जो उपनिवेश शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, जो 200 साल से हम लोगों का शोषण किया, हमारे देश की जनता का लूट किया है, उसके खिलाफ हम लोग उठ के खड़े हुए थे। हम उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़े थे। लेकिन उसके साथ साथ नकारात्मक चीज क्या था कि इसी ब्रिटिश शासक द्वारा जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुआ, हमारे देश में लोगों को मजहब के आधार पे, धन के आधार पे, फिरकाप्रस्ती के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे जो बांटने की कोशिश हुई, और वो ये कोई नई कोशिश नहीं है, वो काफी साल पहले से चल रहा है। वो 20th सेंचुरी के एकदम शुरू से जो है हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, उनके अंदर दंगे फसाद कराने का, ये ब्रिटिश लोग जो है ये संस्कृति हमारे देश में जो है शुरू किए, और वो 1857 के बाद से वो लोग ये साजिश जो है शुरू किए थे। मैं उसका लंबा इतिहास में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो लड़ाई है आज भी हमारे देश में जो लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरा हमारे से सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, ये पूरा दुनिया में ये लड़ाई जो है चल रही है। इट इज अ बैटल ऑफ आइडियाज एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट बैटल? हमारे देश में जो आजादी के संघर्ष के समय दो जो है धारणा थी, दो आइडियाज का जो है टक्कर था कि अगर आजादी हमको मिलेगी, अगर इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों को आजादी अगर मिलेगी, तो वो आजाद जो देश बनेगा, उस आजाद देश का, उस नेशन का क्या बेसिस होगा, उस नेशनहुड का उसका आधार क्या होगा? तो एक खेमे में थे लोग जो बोले थे कि मजहब उसका आधार होगा, धर्म उसका आधार होगा, जिसके तहत था टू नेशन थियरी, जिसके एक तरफ जो है आपको मुस्लिम लीग मिलेगा, दूसरे तरफ आपको हिंदू महासभा, और बाद में हिंदू महासभा से फिर आरएसएस जो है बना, तो ये हिंदुत्ववादी जो है लोग मिलेंगे, जो बोला था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नेशंस हैं और मजहब और धर्म के आधार पे ही जो है नेशन जो है बन सकता है। दूसरे तरफ एक बहुत बड़ा खेमा था, और वही उसमें अलग अलग टाइप के लोग थे, उसमें नेशनलिस्ट थे, उसमें कम्युनिस्ट थे, उसमें अम्बेडकराइट्स थे, उसमें बहुत सारे सोच विचार के लोग थे, लेकिन सबका एक कॉन्सेंसस था कि नहीं, आधुनिक अगर राष्ट्र की निर्माण जो है करना है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आधार पे करना पड़ेगा, इक्वल राइट्स के आधार पे करना पड़ेगा, सोशल जस्टिस के आधार पे करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट प्रोटेक्ट करके करना पड़ेगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज का राइट प्रोटेक्ट करके करना पड़ेगा, जिसके तहत जो है हमारे देश का आधुनिक संविधान जो है बना। जो लोग बोले थे कि मजहब के आधार पे देश बन सकता है, वो पाकिस्तान बनाए थे। वो पाकिस्तान बनाने के बाद में उस पाकिस्तान का क्या इतिहास था, थोड़ा उसको सोचिए, उसको जानिए। आज के तारीख में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, वो लोग चाहे माने या ना माने, सच्चाई ये है कि वो लोग जो है गांधी जी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके अंबेडकर, सबके जयंती में जाके उनके ऊपर माला जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि उनका सबसे बड़ा जो शिक्षा वो लोग ग्रहण करते हैं वो पाकिस्तान से करते हैं, और ये टू नेशन थियरी से जो है करते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। और उसी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आजाद हुआ, तो ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान में क्या बहस हुई? यही बहस हुई कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू भाषा रहेगा और कोई भाषा नहीं रहेगी। कोई उर्दू का खिलाफ की होने की बात नहीं है, उर्दू बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, इस सब कॉन्टिनेंट से उभरा हुआ भाषा है। लेकिन वही बात आ गई थोपने वाली, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन था, उसका मेजॉरिटी जो है वो बंगाली थे, जो इस पाकिस्तान में थे, और ये उर्दू भाषा एकमात्र भाषा बनेगा, बांग्ला भाषा का कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। इसके खिलाफ में 1952 में जो है लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। उस लैंग्वेज मूवमेंट के ऊपर गोली चली, उसमें स्टूडेंट जो है शहीद हुए ढाका यूनिवर्सिटी के, और वो जो लैंग्वेज मूवमेंट से जो चेतना का जन्म लिया,
वो बढ़ते 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 20 साल बाद 1971 में एक नया मुल्क बन गया बांग्लादेश बोल के भाषा के आधार पे। और आज पूरा दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के तहत जो है इसको 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, इसी चीज को जो है रिमेम्बर करते हुए। तो अगर हमारे देश के जो हुकूमत है उनको ये सब इतिहास वो भूल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले शेख हसीना आई थी, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मिलके मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण किए और बोले कि भाई हमारा साझा विरासत है। तो आप हम बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेश से सीखिए कि आप एक मजहब के आधार पे, एक भाषा के आधार पे दूसरों के हक कुचल के, दूसरों के जनवादी अधिकार को लूट के आप थोपने का कोशिश करेंगे। चाहे मजहब को थोपने का कोशिश कीजिए, चाहे भाषा को थोपने का कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी और संस्कृति का थोपने का कोशिश कीजिए, तो उसका अगर खिलाफ जनता किस तरीके से उठ के खड़ा होती है और उसका क्या अंजाम होता है, वो सबसे बड़ा उसका उदाहरण जो है वो बांग्लादेश में है। आप बांग्लादेश से वो शिक्षा जो है ग्रहण कीजिए। मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलने का है। आप जानते हैं पूरा देश भर में क्या चल रहा है। अभी जो लोग बड़े बड़े बात कर रहे थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल कहते फिर रहे थे, आज उनका बोलती बंद हो गई है। कि आप बताइए, कश्मीर में जब चुनाव हो रहा है तो क्यों 5% लोग वोट दे रहे हैं? आज इस सवाल का जवाब है इस सरकार के पास। और ये मीडिया आज बिक गया है। जो लोग नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो कर रहे थे शाम को, वो लोग आज बैठ के कोई भाजपा के मंत्री और नेता को बैठा के टीवी में पूछ नहीं रहे हैं। द नेशन वांट्स टू नो व्हाई द पोलिंग परसेंटेज इन कश्मीर व्हिच वाज लेस देन 2 to 3 years ago in panchayat elections it was over 75-80%. Why has it come down to 5%? In the re-election it has come down to 2%. तो ये जो नेशनलिज्म लेके जो बहस है, इस बहस का बहुत सारे पहलू हैं और ये लड़ाई हम हार नहीं सकते। ये लड़ाई हमको करना पड़ेगा, हमारे भविष्य के लिए करना पड़ेगा कि ये नेशन क्या है, ये नेशन कौन बनाया है, ये नेशन को आजाद करने के लिए कौन खून गिराया और कौन बैठ के ब्रिटिश लोगों को चापलूसी का खत लिखा है। ये बहस आने वाले दिनों में चलेगी। उसमें ये भाषा का अधिकार लेके, कोई भाषा के खिलाफ नहीं, भारत के सब भाषा का समान दर्जा हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे संथाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, सारे भाषा का समान अधिकार हो। इस बारे में आप लोग जो आज का ये कार्यक्रम किए, ये प्रोटेस्ट किए, इसीलिए दोबारा से आप सबको बधाई देके मैं अपना बात खत्म करूंगा। धन्यवाद।